औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ये माइक्रोबायोलॉजी फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के जो लेक्चर है ये आज हमारा है बेटा पेज नंबर 112 के लास्ट से है एंटीबॉडीज़। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा एंटीजन। तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है बेटा इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी क्या था? इम्यून सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो हमारी बॉडी का पुलिस सिस्टम है और नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज़म को मारता है और हमें बीमारियों से बचाता है। उसके दो अहम किरदार थे बेटा, एक था एंटीजन हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में। एंटीजन क्या था? कोई भी फॉरेन बॉडी था जो बाहर से आता है, जिसके जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको उजागर करता है। समझ लें वो एक बदमाश एंटीजन और आके तोड़ फोड़ शुरू करता है और उसको मारने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो बनती है वो एंटीबॉडी होती है। तो आज हमने पढ़ना है एंटीबॉडी ऐसे याद रख लें, जो बॉडी में बनेगी एंटीजन को मारने के लिए वो एंटीबॉडी होगी। तो इसका आज मुकम्मल तफसील से पढ़ना है। अ स्पेसिफिक सब्सटेंस, एक ख़ास जुज़्व फाउंड बाय द बॉडी जो जिस्म बनाता है इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन बाय स्पेसिफिक फॉरेन एंटीजन, किसके रिस्पॉन्स में बनाता है? जो ख़ास किस्म का बैरूनी एंटीजन आता है। एंटीजन आप एंटीजिन समझ सकते हैं, कोई जिन का बच्चा जैसे ही आया इसकी ठुकाई करनी है और करेगी कौन? एंटीबॉडी। टर्म्स एंटीबॉडी AB इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन आर इंटरचेंजेबल, ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ये एक दूसरे के साथ चेंज होती रहती हैं। एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ प्रोटीन हैं कंपोज्ड ऑफ गैमा ग्लोब्यूलिन्स, ये गैमा ग्लोब्यूलिन्स की बनी हुई हैं, उस पर मुश्तमिल है ये। अच्छा बेटा ये मरूजियाँ बन सकती हैं कि टर्म जो एंटीबॉडी है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के साथ इंटरचेंजेबल है, ये इंटरचेंजेबल मिक्स कर सकते हैं वो, ठीक है, ये मरूजी बन सकती है। और एंटीबॉडीज़ क्या हैं? प्रोटीन, ये भी आपका ये मिक्स करके मरूजी बना सकते हैं। और कंपोज्ड ऑफ, खाली जगह अगर ये मिक्स कर दें तो किस पर मुश्तमिल है? ये गैमा ग्लोब्यूलिन। तो इस तरीके से मरूजियाँ बनती हैं। आजकल दरमियान से मरूजियाँ बना रहा है, ऐसे गौर से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। दीज आर प्रोड्यूस बाय बी लिम्फोसाइट्स, और ये पैदा किससे होती हैं? बी लिम्फोसाइट से। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी इज कॉल्ड एज हार्मोनल इम्यूनिटी, एंटीबॉडी से जो इम्यूनिटी बनती है उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। ह्यूमन से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, ये दीज आर द एंटीबॉडी, ये वो एंटीबॉडी हैं विच आर प्रोड्यूस फ्राम हाइब्रिडोमा सेल्स, जो कि हाइब्रिडोमा सेल से बनती हैं। हाइब्रिडोमा सेल होते हैं बेटा जो कैंसर के सेल होते हैं। इन दीज एंटीबॉडीज़ में वेरिएबल रीजन्स ऑफ ईच इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल्स आर सेम, हर जो इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल है किसी भी रीजन्स का वो सेम होते हैं। इनको मोनोक्लोन कहते हैं क्योंकि कैंसर के खिलाफ बनते हैं बेटा, इसलिए इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, मोनोक्लोनल जो एंटीबॉडीज़ है उनका क्या काम है? डायग्नोस्टिक किट्स और टू डिटेक्ट आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये इसके तशखीस की किट्स बनती हैं, जैसे हेपेटाइटिस B, C, एड्स की तशखीसी किट्स हैं, इस तरह से किट्स बनती हैं इससे तशखीस वाली, जिससे डिटेक्ट होते हैं अलग थलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। फॉर स्पेसिफिक एंटी सीरम थेरापी, और ख़ास किस्म की जो एंटी सीरम थेरापी होती है उसके लिए। एंड पॉसिबली फॉर द सम फॉर्म्स ऑफ कैंसर, और मुमकिन कोई शक्ल हो कैंसर की उसके तशखीस के लिए ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल होती हैं। They are used in the research for the specific identification of components produced in the immune reaction, ये उन ख़ास किस्म के जो कंपोनेंट्स बनते हैं उनकी शनाख्त के लिए इस्तेमाल होती है। जो बनाता कौन है? इम्यून रिएक्शन। और ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन एंड बोन मैरो, जो जैसे ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन हो गया, जैसे गुर्दा हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं एक से दूसरे में, तो उससे जो एंटीबॉडी बनेगी। या बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है हड्डियों का गुद्दा बेटा, किसी का बोन मैरो ख़राब हो जाए तो उसका खून नहीं बनता क्योंकि खून हड्डियों में बन रहा होता है, तो उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट पे भी ख़ास किस्म के कंपोनेंट्स बनेंगे, और जो जैसे गुर्दा वगैरह ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे भी कोई ख़ास किस्म के कंपोनेंट बनेंगे, और जो उससे इम्यून रिएक्शन होगा उससे जो उसकी जो शनाख्त के लिए भी ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल होती हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें वाज़े कर दी हैं कि इससे किटें बनती हैं ख़ास किस्म के कैंसर सेल की तशखीस के लिए, या जब आप कोई उज़्व अपना तब्दील करवाते हो तो उससे होने वाला जो स्पेसिफिक रिएक्शन है उनकी तशखीस के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की किटें इस्तेमाल होती हैं। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ की किस्में कितनी हैं बेटा? ये देख लें, ये Y की शक्ल की है IgG, और ये है IgE, इनमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क मिलेगा आपको। और ये IgD, ये दिखने में एक जैसी हैं।
IgM ये और है और IgA ये और है। तो ये एंटीबॉडीज़ हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द हैवी एच चेन्स, इनके अंदर हैवी एच चेन होती है, उसके फ़र्क की वजह से इन कॉन्स्टेंट रीजन, एक ख़ास कॉन्स्टेंट रीजन में हेयर द IG स्टैंड्स फॉर द इम्यूनोग्लोबुलिन। यहाँ पर IG जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए है बेटा। इम्यूनोग्लोबुलिन G, इम्यूनोग्लोबुलिन E, इम्यूनोग्लोबुलिन D, इम्यूनोग्लोबुलिन M, इम्यूनोग्लोबुलिन A। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये बेटा 5 किस्म की एंटीबॉडीज़ हैं, इनके नाम याद कर लेने हैं। ये मारूजियाँ इनकी बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो IgM क्या है बेटा आपका? इट इज़ द एंटीबॉडी ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स बनेगा उसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगी ये वो है। इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी, ये पहली एंटीबॉडी है। टू अपेयर इन द सर्कुलेशन, जो निज़ाम दौरान खून में, खून के निज़ाम में ज़ाहिर होती है। आफ्टर स्टिमुलेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, जब आपके बी लिम्फोसाइट जो हैं वो जाग जाते हैं, उनके बाद जो पहली एंटीबॉडी नज़र आती है वो क्या है? IgM। तो ये मारूजी बन सकती है कि बी लिम्फोसाइट्स जब जागेंगे तो पहली जो एंटीबॉडी बनेगी वो कौन सी होगी? IgM होगी। फिर आ जाएगी इम्यूनोग्लोबुलिन G बेटा। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 किस्म की है, सीरम IgA एंड सेक्रेटरी IgA। सीरम कहते हैं बेटा खून के अंदर जो पीला पानी होता है उसको सीरम कहते हैं। जो लोग लेबॉर्ट्री में काम करते हैं उनको पता है सीरम क्या होता है। तो सीरम IgA इज़ फाउंड इन द सीरम। सीरम IgA सीरम में पाई जाती है, यानी खून के अंदर जो पीला पानी उसमें। एंड इज़ सिमिलर टू IgG, और ये IgG के सिमिलर होती है। ये भी मरूजी बन सकती है कि सीरम IgA कहाँ पाई जाती है? सीरम में। और ये किसके सिमिलर होती है? IgG के, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो गैमा ग्लोबुलिन है उस जैसी होती है ये। ठीक है, फिर आ जाएगी सेक्रेटरी IgA इज़ फाउंड इन द बॉडी सिक्रीशन। ये पाई जाएगी बॉडी के सिक्रीशन में, जो कि पिशी होगी, पखाना हो गया, या आपका थूक हो गया, आंसू हो गए, ये क्या है? बॉडी सिक्रीशन, ये उसमें पाई जाएगी। इट कम्स फ्राम द एपिथेलियल सेल, ये भी मरूजी बन सकती है कि सेक्रेटरी IG कहाँ से आती है? एपिथेलियल सेल से आती है। एंड हेल्प्स टू मूव द एंटीबॉडीज़ इनटू द सिक्रीशन, और ये मदद करती है एंटीबॉडीज़ को ये सिक्रीशन में चली जाएँ। इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स। तो ये बेटा इस सिक्रीशन में होती है, तो इसलिए इसको सेक्रेटरी IgA से याद रख सकते हो ये, क्योंकि आती है एपिथेलियल सेल से और हेल्प करती है टू मूव एंटीबॉडीज़ इनटू सिक्रीशन, ताकि एंटीबॉडीज सिक्रीशंस में चली जाएं। ये बेटा थोड़ा सा हमें स्टॉप करना पड़ा था। इट प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, और ये मज़ाहमत पैदा करती है रेस्पिरेटरी यानी सांस के निज़ाम में, एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, और जो हाजमे का निज़ाम है उसमें ये मज़ाहमत पैदा करती है। इट इज़ आल्सो लोकेशन इन टीयर्स, मैंने बताया था बेटा कि आंसू जो आपके सिक्रीशन है ये आंसू में भी पाई जाती है, सलाइवा थूक में भी पाई जाती है, एंड कोलोस्ट्रम, और जो माँ का पहला दूध होता है जो गाढ़ा होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, तो उसमें भी पाई जाती है। कोलोस्ट्रम आर द फर्स्ट मिल्क सिक्रेटेड बाय द नरिशिंग मदर। कोलोस्ट्रम वो पहला दूध होता है जो दूध पिलाने वाली माँ का खारिज होता है। तो ये याद रखनी है मारूजियाँ बेटा। तो ये सिक्रीशन है बॉडी की, तो ये दूध में पाई जाएगी, सलाइवा थूक में पाई जाएगी, और टीयर्स आंसुओं में पाई जाएगी। क्या? सेक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। ये IgA 2 किस्म की थी हैं, एक तो सीरम में और एक दूसरा सेक्रेटरी है। फिर आ जाएगा IgE वाला बेटा। इट प्लेज अ मेजर रोल इन द एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन में ये बहुत अहम किरदार अदा करती है। बाई सेंसिटाइजिंग सेल्स टू सर्टेन एंटीजन्स, और ये जो ख़ास किस्म के जो सेल्स हैं इनको सेंसिटाइज करती है। सेंसिटाइज का मतलब होता है सेंसिटिव बनाती है, हसास बनाती है। एलर्जी जो होती है वो IgE में होती है। फिर आ जाएगी बेटा IgD। बोथ द फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द एंटीजन इम्यूनोग्लोबुलिन D यहाँ पे आ जाएगा बेटा, दा के बाद आर प्रेजेंटली अनक्लियर। कहता अभी तक जो IgD है इसका ना तो फंक्शन हमें पता है और ना इसकी जो सिग्निफिकेंस अहमियत है उसका हमें पता है। हाँ, अभी तक साइंसदान इस पर तहकीक करें। हाउएवर इट इज़ द सेल सरफेस रिसेप्टर ऑन द बी लिम्फोसाइट, लेकिन अभी तक इसका ये पता है कि ये बी लिम्फोसाइट सेल के ऊपर मौजूद होती है और ये कोई भी आने वाला एंटीजन उसको रिसीव करती है टुगेदर विद IgM, और किसके साथ मिलकर काम करती है? IgM के साथ मिलकर काम करती है। ठीक हो गया बेटा। तो ये थी एंटीबॉडीज़ की इकसाम। फिर आ जाएगा एंटीज टू डिवेल्प। एक ख़ास किस्म की जो मज़ाहमत पैदा होगी वो पैदा करने के लिए एंटीबॉडीज़ मस्ट इंटरेक्ट विद एंटीजन। एंटीबॉडी को लाजमी लड़ना पड़ेगा एंटीजन के साथ इन सच अ वे, इस तरीके से दैट एंटीजन इज़ आल्टर्ड, कि एंटीजन को तब्दील किया जा सके। एंटीजन तब्दील होगा तो आपकी बॉडी बचेगी, वरना नहीं बचेगी, बीमार हो जाएगी।
द अल्टरनेशन में रिजल्ट इन, और अल्टरनेशन किसके नतीजे में होती है? डेथ टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी जो एंटीजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया या तो उसको मार दिया जाएगा। दैट पोजेसेस द एंटीजन, जिसके अंदर एंटीजन थे, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारेंगे जिसके अंदर एंटीजन मौजूद थे, तो एंटीजन तब्दील हो जाएंगी। या फिर क्या करेंगे? इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीजन, या जो एंटीजन आया है इसको इनएक्टिवेट कर देंगे, यानी कि ये इसका इस्तेमाल के काबिल ही ना रहे। अब एंटीबॉडी देखो क्या कर रही है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मार देगी जिसमें एंटीजन था, या इस एंटीजन को इनएक्टिवेट कर देगी। फिर तीसरा काम क्या करेगी? इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी, इसमें ससेप्टेबिलिटी बढ़ाएगी ऑफ द एंटीजन की टू द अदर बॉडी डिफेंस, दूसरे बॉडी डिफेंस के अंदर दूसरों को अलर्ट करेगी, यानी कि दूसरे सेल में जाएगी, भाई मुझसे तो ये काबू नहीं आई, खुद काबू करना तो कर लो इसको, ठीक है। ससेप्टेबिलिटी बढ़ा देगी, हसासियत बढ़ा देगी, ठीक हो गया। तो ये देखें बेटा, ये एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, और ये इम्यून कम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। ये एंटीबॉडीज़ देखें, ये वाई शक्ल की, ये इन एंटीजन के साथ जुड़ रही हैं, इनको जकड़ रही हैं और इनको मार रही हैं। ब्लू कलर के समझ लो एंटीजन है, और ये वाई शक्ल की जो है ये एंटो क्या होंगे बेटा? फिर आ जाएगा बेटा एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शन है, इसमें सीरोलॉजिकल टेस्ट है, सीरम का टेस्ट किया जाएगा। सीरम मैंने बताया था, खून के अंदर जो पीला पानी उसको सीरम कहते हैं। टाइप्स ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, कितने किस्म के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है? देयर आर 3 मेन सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज, इसमें सीरम के 3 टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें एग्लूटिनेशन टेस्ट, एग्लूटिनेशन कहते हैं खून का जमना। प्रेसिपिटेशन टेस्ट, प्रेसिपिटेशन कहते हैं रसूख बनना, जिसमें खून जम के नीचे बैठ जाता है, उसको प्रेसिपिटेशन टेस्ट कहते हैं। और तीसरा है सी क्या है? कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट है। तो ये हम बारी बारी तीनों पढ़ते हैं बेटा। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। इस जो अपने लेक्चर में ये हम कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद हम एलर्जी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। एग्लूटिनेशन टेस्ट हम पढ़ते हैं। द एंटीजन इन एग्लूटिनेशन रिएक्शंस इज अ सेल आर अ पार्टिकल। एंटीजन जो होते हैं एग्लूटिनेशन में, खून के जमने वाले रिएक्शन में, वो सेल होता है या कोई भी पार्टिकल होता है। द एडिशन ऑफ होमोलोगस एंटीबॉडी, अब इसमें हम डालेंगे होमोलोगस एंटीबॉडी, विल काज क्लम्पिंग, जिससे क्लम्पिंग हो जाएगी, जुड़ जाएंगे, और एग्लूटिनेशन, और इससे खून जम जाएगा। एग्लूटिनेशन टेस्ट आर फॉलोइंग टाइप्स। एग्लूटिनेशन टेस्ट की मजीद आगे किस्में हैं। ट्यूब एग्लूटिनेशन टेस्ट, जिसको अंदर हम ट्यूब के अंदर खून को जमाते हैं। स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, स्लाइड के ऊपर हम एग्लूटिनेट करते हैं, जिस तरह से हम आपने देखा होगा ब्लड ग्रुप चेक करते हैं कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है या ओ है, तो स्लाइड के ऊपर डाल के एग्लूटिनेशन डालते हैं उसके ऊपर। और एग्लूटिनाइन एड्जॉर्प्शन टेस्ट, और तीसरा जो सा है एग्लूटिनाइन एड्जॉर्प्शन टेस्ट है। तो आपने तीनों के तीनों याद कर लेने, सिर्फ इनके नाम याद कर ले हैं कि एग्लूटिनेशन टेस्ट क्या है। ये एक इसमें एंटीजन जो है वो एक सेल है, और इसके अंदर हम एंटीबॉडी डालेंगे, होमोलोगस होगी, और उसको क्लम्प कर लेगी और खून को जमा देगी, और इसके 3 अक़साम हैं। फिर आ जाएंगे डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन ऑफ एग्लूटिनेशन टेस्ट। हम किसकी तशखीस के लिए एग्लूटिनेशन टेस्ट करते हैं? फॉलोइंग एग्लूटिनेशन टेस्ट आर यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिफरेंट डिजीज़। मंदरजा झेल जो एग्लूटिनेशन टेस्ट है मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनका पता लगाने के लिए। सबसे पहले आ जाएगा वाइडल टेस्ट, फिर आ जाएगा वेल फ्लेक्स टेस्ट, एग्लूटिनेशन एड्जॉर्प्शन टेस्ट है ये। फिर टीपीए टेस्ट आ जाएगा, ट्रेपोनिमा पैलिडम एग्लूटिनेशन टेस्ट है। ये ट्रेपोनिमा जो होता है ये सेक्सुअल बीमारियों में होता है, जो मेल से फीमेल के मिलाप के दौरान एक से दूसरे को लगती हैं। फिर आ जाएगा कोम्स टेस्ट आ जाएगा, एंटी ग्लोब्यूलिन टेस्ट। ये कोम्स टेस्ट भी ये मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के लिए किया जाते हैं बेटा। ये एग्लूटिनेशन टेस्ट हैं, ठीक है। तो ये आ सकता है टीपीए क्या है? ट्रेपोनिमा पैलिडम एग्लूटिनेशन टेस्ट। या आप ट्रेपोनिमा लिखेंगे, वहाँ पे एक जरसूमा आपको नज़र आएगा जो सेक्सुअल डिजीज़ के दौरान, यानी कि मर्द से औरत को या औरत से मर्द में किए जाते हैं। फिर दूसरा टेस्ट था हमारा प्रेसिपिटेशन, यानी रसूख बनना। प्रेसिपिटेशन कहते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर खून जम के नीचे बैठ जाता है, सीरम ऊपर आ जाता है, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। इसकी मैं मिसाल अक्सर ऐसे दिया करता हूँ कि एक शीशे का गिलास ले लें, उसमें पानी भर लें और उसमें कुछ मिट्टी डाल दें, उसको चम्मच से हिला दें तो पानी गदला हो जाएगा। थोड़ी देर उसको रख दें तो मिट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर से शफाफ हो जाएगा, और नीचे जो गारा बैठी हुई है उसको हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। तो ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट है। तो इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं प्रेसिपिटेशन, लेकिन ये होते ब्लड के साथ है बेटा। मिट्टी की मैंने मिसाल वैसे दिया आपको। इन दीज टेस्ट, इन टेस्टों में अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन होगा बिटवीन द सॉल्युबल एंटीजन, जो हल होने वाली एंटीजन है, एंड द सोल्यूशन ऑफ इट्स होमोलोगस एंटीबॉडी, और इसका सोल्यूशन होगा होमोलोगस एंटीबॉडी के साथ। हमेशा बेटा जो भी टेस्ट करने हैं होंगे वो एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान ही।
पहले वाला टेस्ट भी एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान था, ये भी एंटीजन और एंटीबॉडी के दरमियान ही है। द रिएक्शन इज़ मैनिफेस्टेड, रिएक्शन जो है वो मैनिफेस्टेड है, यानी बिल्कुल वाजे, मैनिफेस्टेड कहते हैं बिल्कुल वाजे होगा बेटा, बाय द फॉर्मेशन ऑफ विजिबल प्रेसिपिटेट, क्योंकि वाजे जो है एक रसूब बन जाएगा एट द इंटरफेस ऑफ द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स हैं यानी एंटीजन और एंटीबॉडी हैं उनको रिएक्टेंट्स कहेंगे, उनके मिलाप से विजिबल सामने वाजे जो है रसूब बन जाएगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन टेस्ट। अब ये जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट हमने पढ़ा है ये किन मकासद के लिए यूज़ होता है? फॉलोइंग टेस्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन आर इम्पोर्टेंट फॉर डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। मदर झेल टेस्ट जो हैं वो प्रेसिपिटेशन के अहम हैं तशखीसी नुक्ता नज़र से। वो क्या है? कॉन टेस्ट आ गया, इसमें VDRL टेस्ट है बेटा, और एस्कोली टेस्ट है। ये कॉन टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। सिफिलिस के लिए, एक सिफिलिस बीमारी होती है बेटा, ये भी सेक्सुअल डिजीज़ है, मेल से फीमेल में लगती है। अगर मर्द और औरत एक दूसरे से मिलाप कर लें तो इसको कहते हैं आतिशक या सुजाक, जिससे मर्द के पेशाब वाली जगह जो है वो पी पाना शुरू हो जाती है, सुराख बन जाते हैं। औरत का भी ऐसे ही, तो ये कान टेस्ट उसके लिए करवाया जाता है कि आया कि इसको सिफिलिस हुई है या नहीं हुई। और एस्कोली टेस्ट भी इसी तरह से, बस आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। मज़ीद ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो मसला बन सकता है आपके लिए, तो कोई भी पूछ ले। और इसकी एप्लीकेशन भी 2 लिख देनी है, कान टेस्ट और एस्कोली टेस्ट, बस ये कंप्लीट हो जाएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन। फिर कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट क्या है? लास्ट वन है ये इसका बेटा। इट इज़ नॉर्मल थर्मोलाइबल प्रोटीन, ये नॉर्मल है, और थर्मोलेबाइल प्रोटीन है। थर्मोलेबाइल कहते हैं जो हीट से ख़राब हो जाती है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ब्लड सीरम, और ये जुज़ है खून के सीरम का। दैट एंटिसिपेट इन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जो हमें बताता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बारे में। एंटिसिपेट का मतलब होता है बताना बेटा, पेशन गोई करना, ठीक है। फिर आ जाएगा डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन क्या है? CFT के शॉर्ट में बोलते हैं बेटा। कंप्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट को CFT बोलेंगे। C से कंप्लीमेंट, F से फिक्सेशन, T से टेस्ट। तो इसके टेस्ट हैं बेटा वाजरमैन टेस्ट फॉर सिफिलिस, ये भी सिफिलिस के लिए टेस्ट है, जैसे कान टेस्ट भी सिफिलिस के लिए था, और ये वाजरमैन टेस्ट है सिफिलिस के लिए। और T पैलिडम CFT, और ये भी पैलिडम के लिए है, T पैलिडम CFT। जैसा कि मैंने बताया था, ये पैलिडम ट्रेपोनीमा पैलिडम वाले, ये ऊपर वाले थे टेस्ट, TPA ट्रेपोनीमा पैलिडम टेस्ट था, ये भी ट्रेपोनीमा पैलिडम टेस्ट है। ये T ट्रेपोनीमा पैलिडम CFT है। तो ये दोनों तरीके से, यानी कि इस टेस्ट से भी ये तशखीस हो सकती हैं बीमारियां, और इस तशखीस से भी, किसी भी बीमारी से बीमार होने से पहले जो दवा दी जाएगी वो वैक्सीन कहलाती है। बीमार होने से पहले जो दवा दी जाएगी वो क्या होती है? और बीमार होने के बाद जो दवाई दी जाती है वो मेडिसिन कहलाती है। क्या कहलाती है? वैक्सीन में और मेडिसिन में क्या फ़र्क है कि बीमार होने से पहले उससे बचाव के लिए जो दवा दी जाती है वो क्या कहलाती है, और जो बीमार होने के बाद दी जाती है वो मेडिसिन कहलाती है। वैक्सीन होती क्या है और काम कैसे करती है, इंट्रोडक्शन ले लें फिर आगे हम पढ़ते हैं। तो वैक्सीन जो है ना बेटा, जो बीमारी है, जैसे हम एक मिसाल ले लेते हैं, सबसे पहली जो वैक्सीन ईजाद हुई थी ना वो स्मॉल पॉक्स की थी, जिसको माई रानी कहते हैं, या लाकड़ा काकड़ा हमारी लोकल ज़बानों में उसको कहते हैं, माई रानी। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, काउ पॉक्स, उसके कई सारे नाम हैं। सॉरी बेटा, थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ गया था हमें। तो हम वैक्सीन का इंट्रोडक्शन ले रहे थे। वैक्सीन क्या होती है? जो बीमारी है जिसकी वैक्सीन है, चीचक की बात हो रही थी, जो स्मॉल पॉक्स है, लाकड़ा काकड़ा भी कहते हैं उसको, दाने से बॉडी पे निकलते हैं, तो उसकी वैक्सीन सबसे पहले ईजाद हुई थी चाइना के अंदर। तो जो भी वैक्सीन है आजकल बहुत सारी, हर बीमारी की, जैसे कोरोना वायरस की भी आई, तो वैक्सीन के अंदर होता क्या है, उसी बीमारी के मुर्दा किए हुए या कमज़ोर किए हुए जरासीम होते हैं और आपकी बॉडी में इंटरफियर करवाए जाते हैं, और आपका जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम, वो उनको मारता है। मरे हुए तो पहले ही हैं, हमने एंट्री कौन सी की है? मरे हुओं की। अगर ताकतवर की कर देंगे तो वो बीमार नहीं भी होगा तो बीमार हो जाएगा, तो हमने उनको पहले से ही मुर्दा कर दिया है या उनको कमज़ोर कर दिया है, इस हिसाब से कि वो बीमारी ना फैलाएं। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा, अल्लाह की तरफ से बड़ा एक अच्छा निज़ाम बना हुआ है। इम्यून सिस्टम के सिपाही जो होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल होते हैं, तो वो उसको पहचानते हैं, उसकी शनाख्त करते हैं, उसको मारते हैं और उसको फ्यूचर में रिमेंबर रखते हैं, हमेशा के लिए याद, उसका फ़ोटो बना के रख लेते हैं कि हमेशा के लिए। अब जब उसको मारते हैं वो समझते हैं हमने मारा इनको, हालांकि हमने पहले ही उनको वैक्सीन की सूरत में उनको मरे हुए दिया था।
फिर हमेशा के लिए उसकी फ़ोटो बना के रख ली। अब इन फ्यूचर कभी भी आपकी बॉडी में असल वाले जरासीम जब इंटर होंगे तो वो कहेगा नहीं दिया तो फिर आ गया है, तेन पहले भी मैं मारा सी। फिर उनको पकड़ के वो मारेगा और आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। ये वैक्सीनेशन है, जो हिफाजती टीके लगते हैं छोटे बच्चों को, 9 हिफाजती टीके लगते हैं, वो इसी वजह से लगते हैं। ये सारी वैक्सीन्स हैं ताकि मुस्तकबिल में उस बच्चे का सामना तो होना है बेटा, जरासीम से हम बच नहीं सकते हैं। जरासीम हर तरफ से एंट्री लेते हैं, हवा में मौजूद है, सांस के ज़रिए एंट्री ले रहे हैं। जहाँ आप बैठे होते हो, खाना खाते हो, बर्गर खा जाते हो, होता तो गंद ही है, तो वो जरासीम एंट्री ले रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, कुछ भी गंदे हाथों वाली गंदे गिलास में, तो वो एंट्री तो ले रहे हैं। बचना आपने नहीं है जरासीमों से, लेकिन बचाएगा कौन? वो वैक्सीनेशन जो आपने ली हुई है। क्यों? आपने वो जरासीम बॉडी में एंट्री करवा के उनकी शनाख्त करवा दी आपके इम्यून सिस्टम को। तो हम पढ़ते हैं वैक्सीन का बेटा, बाकायदा आगाज़ करते हैं डेफिनेशन इसकी। वैक्सीन इज़ अ सस्पेंशन, वैक्सीन जो है एक सस्पेंशन है। सस्पेंशन याद कर लेना आपने। महलूल ऑफ लिविंग आर किल्ड पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लिविंग जिंदा होते हैं, आर किल्ड या मरे हुए होते हैं, पैथोजेनिक ऐसे जरासीम जिनमें बीमारी फैलाने की ताकत होती है, उन्हीं को आपने मार दिया है या जिंदा हैं। जिंदा वीकेंड भी कह सकते हो आप, कमज़ोर किए हुए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में खुर्दबीनी जानदार हैं। मॉडिफाइड, उनमें हमने तरमीम की है यानी तब्दीली लाए हैं। टू मेक इट नॉन पैथोजेनिक, और इनको हमने इस किस बना दिया नॉन पैथोजेनिक, यानी कि थे तो पैथोजेनिक, बीमारी फैलाने वाले थे, नॉन पैथोजेनिक बना दिया है यानी बीमारी फैलाने के काबिल नहीं रहे। इस तरह से हमने इसमें तरमीम कर दी, तब्दीली ले आए हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विच, और जब हम इनको दाखिल करेंगे बॉडी में, इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स, इससे हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। इन द रेसिपिएंट, जो मौसूल करने वाला, उसमें रेसिपिएंट कौन हो गया? जिसको वैक्सीन लगाई गई है। रेसिपिएंट में इम्यून रिस्पॉन्स आएगा टू प्रिवेंट ससेप्टिबल डिजीज़, और जो मतवक्का बीमारी है वो उससे बच जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपका वैक्सीन की तारीफ बेटा। अब वैक्सीन इज़ आ प्रिपरेशन, फिर दोबारा दे दिया उसने। वैक्सीन जो है एक ऐसी तैयार करदा शय है, विच इज़ यूज, जो हम इस्तेमाल करते हैं टू इम्प्रूव इम्यूनिटी, आपकी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है उसको बेहतर बनाने के लिए, टू अ पार्टिकुलर डिजीज़, किसी ख़ास बीमारी में। ख़ास बीमारी में कैसे बेटा? जैसे टीबी की वैक्सीन है, या जो वूपिंग कफ है, कुत्ता खांसी जिसको कहते हैं, उसकी वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की है, कोरोना की है। जिस वैक्सीन को आप लगाएंगे उसी का इलाज करेगी वो, बाकी किसी और का इलाज नहीं करेगी। तो वो क्या है? पार्टिकुलर डिजीज़ के लिए हम इम्यूनिटी पैदा करने के लिए वैक्सीन तैयार करते हैं। द टर्म ड्राइव फ्राम एडवर्ड जीनर, ये मारूजी बन सकती है। ये टर्म जो है, टर्म कहते हैं लफ्ज़, ये वैक्सीन का जो लफ्ज़ है सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? एडवर्ड जीनर ने। यूजेस ऑफ काउपॉक्स, और ये इस्तेमाल किया था काउपॉक्स के लिए। काउपॉक्स क्या है बेटा आपकी? जिसको मायरानी कहते हैं, मैंने बताया मायरानी, लाकड़ा काकड़ा, काउपॉक्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये 4-5 नाम हैं इसके मुख्तलिफ ज़बानों में। तो उसके लिए यूज़ किया था। वैका मीन्स काओ, वैका का मतलब काओ होता है, गाय होता है, इन लातीनी ज़बान में। विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू द ह्यूमन, और जब इसको हम इंसानों में दाखिल करते हैं। प्रोवाइड दैम प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो ये आपको हिफाजत देती है स्मॉल पॉक्स के ख़िलाफ़, वही मायरानी के ख़िलाफ़। द वर्क विच लुइस पास्चर एंड अदर कैरीड ऑन, और इस काम को बाद में लुइस पास्चर भी एक साइंसदान था और दूसरे अदर्स, उन्होंने ये जारी रखा था। तो सबसे पहले एडवर्ड जीनर ने स्टार्ट किया और बाद में लुइस पास्चर वगैरह ने इसको जारी रखा काम को। ये मारूजी बन सकती है। वैका का मतलब क्या होता है? लिख दिया है, तो ये समझने के लिए फिर परेशान हो जाते हैं, पता नहीं वैका क्या है। तो उन्होंने आपकी आसानी के लिए बता दिया वैका क्या है, काओ को कहते हैं। वैक्सीन आर बेस्ड ऑन कंसेप्ट, वैक्सीन जो है हम किस की बुनियाद पर रखते हैं? कंसेप्ट, कौन से कंसेप्ट की बुनियाद पर? ऑफ वेरियोलेशन पर। वेरियोलेशन क्या था बेटा? चीचक का टीका लगाना। तो चीचक के इंजेक्शन की बुनियाद पर हमने ये वैक्सीन इसके कंसेप्ट पे ली है, और ओरिजिनेटिंग ये शुरू हुई थी इन द चाइना में, इन विच, जिसमें अ पर्सन, कोई भी शख्स, इज़ डेलिब्रेटली इन्फेक्टेड, जानबूझ के इन्फेक्टेड हुआ था, विद वीक, कमज़ोर फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉक्स की कमज़ोर फॉर्म से। ये हमारी एफएससी में था बेटा मुकम्मल तौर पे। ये जो काउ पॉक्स जो है, लिम्पी स्किन आपने देखा होगा, गाय को आई थी मायरानी। इसी तरीके से ये बीमारी जो है ना स्मॉल पॉक्स या काउ पॉक्स, पुराने वक्तों में सैकड़ों साल पहले इतनी ख़तरनाक रही है कि इसने गांव के गांव खाली कर दिए थे,
और रहने के लिए घर तो थे लेकिन इंसान नहीं थे। और यहाँ तक भी था कि जिसको हो जाए तो उसको गोली मार दो या दूर से उसको तीर वगैरह मार के उसको कहीं दफना दो, ताकि दूसरों को ये मुतासर ना कर सके, क्योंकि ये कंटेजियस थी। कंटेजियस मीन एक से दूसरे को फैलने वाली बीमारी थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेरियोलेशन से स्टार्ट हुआ, यानी चीचक के इंजेक्शन से, और ये स्टार्ट हुआ चाइना में। और एक शख्स था, उसने जानबूझ के खुद को ये मायरानी करवाई थी। वीक फॉर्म ऑफ जो स्मॉल पॉक्स है वो अपने बॉडी में एंटर किया उसने, और एडवर्ड जीनर शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने। रियलाइज, उसको एहसास हुआ दैट मिल्क मेड कहते हैं बेटा वो गवालन जो दूध निकालती है, हु हैड कॉन्टैक्ट विद काउ पॉक्स, जिसका राब्ता गाय के साथ रहता है, डिड नॉट गेट स्मॉल पॉक्स, उसको स्मॉल पॉक्स होती कोई नहीं। तो उसने इससे अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है कि ये वीक जरासीम बॉडी में एंटर करने से हो सकता है लोगों को इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन, वो तरीक़ाकार जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दाखिल करते हैं वैक्सीन को, इज़ रेफर टू एज स्मॉल पॉक्स की जो इनोकुलेशन है उनका इस्तेमाल बंद कर दिया गया था, एंड वाज इवेंचुअली बैंड, और ये आमतौर पर बैन कर दिया गया था इन इंग्लैंड में इन 1848 में, यानी पाकिस्तान बनने से 99 साल पहले जिसका बैन कर दी गई थी ये। इससे इलाज तो मिल गया, लेकिन वैक्सीन कैन बी प्रोफाइलैक्टिक, वैक्सीन जो है वो प्रोफाइलैक्टिक है, एहतियाती तौर पर इस्तेमाल की जाती है। एग्जांपल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, टू प्रिवेंट, बचाने के लिए, या एमिलियोरेट, या बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शन, के जो मुस्तकबिल में आपको इन्फेक्शन होने हैं उनमें, बाई एनी नेचुरल और वाइल्ड पैथोजन, जब आपका कोई या तो कुदरती या कोई जंगली पैथोजन आ गया। पैथोजन क्या है? ऐसे जरासीम जो बीमारी फैलाने की ताकत रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैथोजन। और थेराप्यूटिक्स या इलाज के लिए यूज़ होती है बेटा। प्रोफाइलैक्टिक होता है एहतियाती तौर पर, थेराप्यूटिक होता है इलाज के तौर पर। मैं पहले भी बता चुका हूँ बेटा, वैक्सीन जो है बीमारी होने से पहले जो दवा दी जाती है वो क्या कहलाती है? वैक्सीन। और जब बीमार होने के बाद दी जाती है वो क्या कहलाती है? मेडिसिन। ठीक है, तो ये वैक्सीन जो है ये प्रोफाइलैक्टिक के तौर पर दी जाती है, यानी एहतियात के तौर पर कि बीमार ना हो बंदा, और ये थेराप्यूटिक भी है। एग्जांपल के तौर पर वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर के लिए जो वैक्सीन है, आर आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, उस पर भी तहकीकात की जा रही हैं कि ऐसी वैक्सीन हम ईजाद करें कि जिसको कैंसर हो गया है उसको लगाएं तो वो रिकवर हो जाए। तो अगर ऐसी वैक्सीन ईजाद हो जाती है जो बीमारी के इलाज के लिए यूज़ होगी, वो क्या कहलाएगी? थेराप्यूटिक। ठीक है। वैक्सीन में भी डेड आर इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म, ये वही बात कर दी जो मैंने शुरू में बताई थी। वैक्सीन जो है वो मुर्दा होते हैं या इनएक्टिवेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं। आर प्योरीफाइड प्रोडक्ट्स, या अखज़ की गई कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं, ड्राइड फ्राम देम, जो उनसे हासिल की जाती हैं। तो ये सारा वैक्सीन के बारे में बेटा तारुफ था। फिर आ जाता डेवलपिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होता है? आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम पैदा हो जाना। जैसे हम बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं तो हमेशा के लिए हमने उन बच्चों को क्या कर दिया? इम्यून कर दिया। द इम्यून सिस्टम और रिकग्नाइज वैक्सीन्स एजेंट्स, ये बड़ा प्यारा है, याद करना है इसको। जो इम्यून सिस्टम है आपका, जिसको हम वाइट ब्लड सेल भी कहते हैं, वो पहचानता है वैक्सीन एजेंट्स को एज फॉरेन, और इनको लेता है कि ये कोई बुरानी अज्जा हैं, डिस्ट्रॉयज दैम, इनको तबाह कर देता है, एंड रिमेंबर्स दैम, और इसको याद रखता है हमेशा के लिए। मैंने बताया था इनकी फ़ोटो बना के रख लेता है ये। वैन द विरुलेंट वर्जन, जब इनका, अच्छा विरुलेंट और पैथोजेनिक एक ही चीज़ है बेटा। विरुलेंट कहते हैं बीमारी फैलाने की ताकत रखने वाला, और पैथोजन भी बीमारी फैलाने की ताकत रखने वाला। जब इनका विरुलेंट वर्जन आता है, यानी बीमारी फैलाने की ताकत रखने वाला जरासीम आता है, ऑफ एन एजेंट, इसी एजेंट का कम्स आता है अलोंग द बॉडी के अंदर, रिकग्नाइजेज द प्रोटीन, तो बॉडी इसकी प्रोटीन को पहचानती है, प्रोटीन कोड को, ऑन द वायरस, जो वायरस के ऊपर होता है, एंड दस प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड बाई, और फिर इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड देती है। और क्या बनाती है? एंटीबॉडी। जो बॉडी के अंदर इंटर होता है बाहर से, हम उसको एंटीजन कहते हैं, और जो बॉडी उसको मारने के लिए बनाती है वो क्या कहलाती है? एंटीबॉडी। तो इससे याद रख लो, जो बॉडी में बनेगा वो क्या कहलाता है? एंटीबॉडी। तो ये कैसे करता है? न्यूट्रलाइजिंग द टारगेट एजेंट, यानी जो बीमारी फैलाने के लिए आया है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज कहते हैं बीमारी फैलाने के काबिल ना रहने देना।
न्यूट्रलाइजिंग का मतलब होता है बेटा किसी भी चीज़ को न्यूट्रल कर देना, यानी बीमारी फैलाने के काबिल ना रहे। जैसा कि मोटरसाइकिल है या कार है, उसके जब सारे गियर निकाल देंगे तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रल। फिर रेस भी देते रहें और बाइक स्टार्ट भी हो तो दौड़ेगी नहीं। सेम इसी तरीके से आपका इम्यून सिस्टम इनको न्यूट्रलाइज कर देता है, होंगे तो सही लेकिन आपको बीमार नहीं कर सकेंगे। बाय रिकग्नाइजिंग इनको पहचानता है, एंड डिस्ट्रॉइंग और इनको तबाह करता है इन्फेक्टेड सेल, इन्फेक्शन फैलाने वाले सेल्स को। बिफोर दैट एजेंट कैन मल्टीप्लाई, उस वक्त से पहले कि ये अपनी तादाद बढ़ाएं, टू वेस्ट नंबर्स ज़्यादा तक। तो यानी कि इनको कैसे दो तरीक़ों से करता है, या तो न्यूट्रलाइज कर देगा या इनको पहचान के इनको तबाह कर देगा ताकि ये अपनी ज़्यादा तादाद ना बढ़ा सकें। ज़्यादा तादाद बढ़ गई फिर हमारा इम्यून सिस्टम भी बेचारा लड़ के थक जाता है। ज़ाहिर बात है हमारा दुश्मन अगर थोड़े होंगे तो हम उनको जल्दी से मार लेंगे, और ज़्यादा दुश्मन होंगे तो उनसे लड़ के हमारी फ़ौज भी थक जाएगी। सेम इसी तरीके से इनको इनकी तादाद बढ़ने से पहले ही हमारे इम्यून सिस्टम, वैक्सीन ने ये देखें इंजेक्शन लगा दिया, वैक्सीन के अंदर ये एजेंट थे, और ये हमारे ये वाई शक्ल के जो नज़र आ रहे हैं इसके अंदर ये हमारे क्या है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होते हैं हमारे जिस्म में जो इनको मारते हैं। अब देखें ये वैक्सीन हमने ब्लू से कोई जरासीम हमने एंट्री की है। अब ये देखो हर वाई जाके इन ब्लू को पकड़ रहा है और मार रहा है, ठीक है। ये नीली वाली क्या है वैक्सीन, और वाई वाली क्या है एंटीबॉडी जो आपकी बॉडी में बने हैं। तो देखें अब अगली पिक्चर में देखें, हर वैक्सीन के एजेंट को जो ब्लू वाला है हर एंटीबॉडी ने पकड़ लिया है और उसको पकड़ के तबाह कर देगा, ठीक है। और आप बीमार कभी भी नहीं। बहुत ज़्यादा हिस्सा डाला है ये जो स्मॉल पॉक्स है जिसको मायरानी कहते हैं, इसको जड़ से उखाड़ के फेंकने में। इरेडिकेशन क्या होता है, जड़ से उखाड़ के फेंक देना। वन ऑफ द मोस्ट कंटेजियस एंड डेडली डिजीज़, ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस थी, यानी एक से दूसरे के अंदर फैलने वाली बीमारी थी, एंड डेडली डिजीज़ थी, जानलेवा बीमारी थी, नोन टू मैन, जो इंसान जानता था जिसके बारे में। अदर डिजीज़ कुछ और बीमारियां भी थी, सच एज रुबेला, जैसा कि रुबेला आ गई। रुबेला कहते हैं जर्मन खसरा, खे सीन रे है खसरा बेटा, ये बारीक दाने निकलते हैं। इसकी भी वैक्सीन आ चुकी है, पोलियो की भी वैक्सीन आ चुकी है। पोलियो की तो वैक्सीन हर महीने 2 महीने बाद पिलाई जाती है, देखा ही होगा आपने। मीज़ल्स आम खसरा होता है बेटा, मम्स कनपेड़े होते हैं, कनपेड़ जो निकलती है, एंड चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स वही चीज़ है, मायरानी जिसको कहते हैं। तो इनकी सबकी वैक्सीन आ गई है, एंड टाइफाइड के भी। आर नो वेयर नियर एज कॉमन एज दे वर जस्ट 100 years ago। तो ये सारी की सारी बीमारियां अब इतनी कॉमन नहीं है, इतनी आम नहीं है जितनी ये 100 साल पहले हुआ करती थी। तो ये किसकी बदौलत हुआ है बेटा, वैक्सीनेशन की बदौलत ही हुआ है। तो एम्स ऑफ वैक्सीन का मकसद क्या है, तो आपने सिर्फ सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो द प्राइमरी एम ऑफ वैक्सीन, मेरी बातें सुन के लिख देना आप, टू एलिमिनेट द डिजीज़, सिर्फ इतना सा लिख दोगे। वैक्सीन का प्राइमरी मकसद क्या है, बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ठीक है। ये लास्ट वाली लाइन बेशक लिख दे, यहाँ से लिख दो, ये आखिरी लाइन में ही है ये लफ्ज़, ये द प्राइमरी एम इज़, ये लिखा हुआ है लास्ट में, द प्राइमरी एम टू एलिमिनेट द डिजीज़। यहाँ एम ऑफ वैक्सीन, यहाँ पे ये सिर्फ ऑफ वैक्सीन का मतलब इजाफा कर लें तो आप सिर्फ ये लिख सकते हैं। एम क्या होता है, मकसद। एम क्या होता है, मकसद। गोल भी मकसद, डेस्टिनेशन भी क्या होती है, मकसद। तो वैक्सीन लगाने का मकसद क्या है, तो आप सिर्फ इतना लिख दें, द प्राइमरी एम ऑफ वैक्सीन इज़ टू एलिमिनेट द डिजीज़। प्राइमरी मकसद जो है वैक्सीन का वो बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। वैसे मैं पढ़ा देता हूँ आपको, मैंने शॉर्ट बता दिया है। द एम ऑफ वैक्सीन का मकसद है इन द इंडिविजुअल, किसी भी फ़र्द में, इज़ टू इंड्यूस अ प्राइम स्टेट, उसको पहले वाली हालत में लेके आना, सच दैट ऑन कॉन्टैक्ट, जिस हालत के में जब उसका रब्ता हुआ था विद द रेलिवेंट इन्फेक्शन से, अ मोर रैपिड, वो तेज़ हो गया था, एंड इफेक्टिव सेकेंडरी रिस्पॉन्स, और जिससे सेकेंडरी रिस्पॉन्स आया था उसमें कुड बी माउंटेड लीडिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, और जिससे हमने बीमारी जो है वो उससे बचा लिया है। तो ये सारा का सारा फ़िक्रा जो है बेटा, ये सारा का सारा इसका मतलब ये है, दस द प्राइमरी एम ऑफ वैक्सीन इज़ टू एलिमिनेट द डिजीज़। तो इब्तदाई मकसद सिर्फ वैक्सीन का यही है कि हमने बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंकना है।
आइडियल वैक्सीन कौन सी होनी चाहिए बेटा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है 5 नंबर का इसमें। व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल वैक्सीन, ये हर बच्चे को याद होना चाहिए। सम इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फीचर्स ऑफ एन आइडियल वैक्सीन आर, कुछ अहम और आइडियल जो हैं खसूसियात वैक्सीन में होनी चाहिए। पहली खसूसियात क्या है, नॉन पैथोजेनिसिटी, यानी बीमारी फैलाने की ताकत ना रखती हो। ये ना हो आप वैक्सीन लगाओ और उल्टा बीमारी कर दो बंदे को, हैं। ऐसी वैक्सीन हो जो बीमारी ना फैलाए, लिख लेना बेशक मेरी बातें सुन के। तो ऐसी वैक्सीन बनानी है आपने जो बीमारी ना फैलाए। नॉन पैथोजेनिक आर नॉट काज ओरिजिनल डिजीज़, ये नॉन पैथोजेनिक होनी चाहिए यानी बेज़रर होनी चाहिए और ओरिजिनल बीमारी पैदा ना करे, ऐसी होनी चाहिए वैक्सीन। दूसरी सी खसूसियत क्या होनी चाहिए, इम्यूनोजेनिसिटी, यानी इम्यूनिटी पैदा करे, आप में क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा कर दे। स्ट्रॉन्गली इम्यूनोजेनिक, शदीद किस्म की इम्यूनोजेनिक हो, यानी आप में इम्यूनिटी पैदा करने की ताकत रखती हो। टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, जिससे एंटीबॉडीज़ बने। वो वाई शक्ल की मैंने दिखाया वो क्या थी, एंटीबॉडीज़, ठीक है। एफिकेसी, यानी एफिशिएंट हो, काम करने की ताकत हो इसमें, ग्रेटर देन 90%, तो इतनी आला होनी चाहिए कि इसमें काम करने की सलाहियत कितनी हो, 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर इसका आ जाएगा 5वां पॉइंट, प्रोड्यूस लॉन्ग लिव्ड इम्यूनिटी, लंबी इम्यूनिटी पैदा करे। होपफुल लाइफ लॉन्ग, यानी इसकी उम्मीद ये की जाए कि पूरी ज़िंदगी इम्यूनिटी पैदा कर देगी। बच्चों को हिफाजती टीके इसीलिए लगाते हैं, यही उम्मीद से लगाते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी जो है इन बीमारियों से अब बचे रहेंगे। तो ऐसी वैक्सीन होनी चाहिए और लो कास्ट होनी चाहिए, यानी ज़्यादा महंगी भी ना हो, ठीक है। ये खसूसियत भी इसमें होनी चाहिए, ये ना हो कोई वैक्सीन हो इतनी महंगी, ठीक है। फिर इंड्यूस ऑफ वाइड रेंज ऑफ अप्रोप्रिएट रिस्पांस, और ख़ास किस्म के जो रिस्पांस हैं उनकी वसी रेंज पैदा करे जिस्म में। रिस्पांस क्या होते हैं, जैसा कि कोई बीमारी है उसे बचाने के लिए जो लड़ाई करेगी वो क्या कहलाता है, रिस्पांस। तो रिस्पांस भी पैदा करेगी। क्या कंपैटिबल विद द एडमिनिस्टर्ड वैक्सीन, और जो को एडमिनिस्टर वैक्सीन, को एडमिनिस्टर, को का लफ्ज़ जहाँ आ जाएगा ना बेटा, इसका मतलब होता है मदद करना। ये सराकी वाला को नहीं है, बेरोटी खांसें को, ये वो वाला नहीं है। को का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो कोई वैक्सीन ऐसी होती है जो 2 मिला के दी जाती हैं, ठीक है। एक वैक्सीन की दूसरी वैक्सीन क्या करती है, मदद करती है। तो ये हम आहंग हो, कंपैटिबल का मतलब क्या होता है, हम आहंग हो मददगार वैक्सीन के साथ, ठीक है। ये ना हो कि एक वैक्सीन दी है तो दूसरी उसके साथ मदद के लिए दी है तो एक वैक्सीन दूसरी का असर ही ज़ायल कर दे, या एक वैक्सीन दूसरी को जहर बना दे, तो आपके जिस्म में उल्टा फ़ायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान हो जाए। तो ये कंपैटिबल होनी चाहिए, हम आहंग होनी चाहिए। स्टेबल जेनेटिकली एंड थर्मली, जेनेटिकली भी स्टेबल हो। जेनेटिकली कहते हैं बेटा जो इसमें जीन्स जिस जरासीम के हैं उसके जीन्स भी बरकरार रहें, और थर्मली और हीट से भी स्टेबल होनी चाहिए। वैसे ये मैं आपकी मरूज़ी में इजाफा कर दूं बेटा कि जितनी भी वैक्सीन हैं उनको रेफ्रिजरेटर में 1 से लेके 8 डिग्री टेम्परेचर तक रखा जाता है। अगर किसी वैक्सीन का टेम्परेचर 8 डिग्री से अबव हो गया वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती।